क्या एक टाइम हुआ करता था जब लोग कहते थे कि बेटा गड्ढे से संभल कर चलो वरना गड्ढे में गिर जाओगे। और आज की ये बहन की लोमड़ी जनरेशन गड्ढे से संभलना तो छोड़ो, साले गड्ढे चाटने को तरस रहे हैं। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ द 2.5 इंच का छेद। क्योंकि जिसे अंकल समझ रहे थे 2.5 इंच की बर्फी, उसने घटा दी उनकी सारी चर्बी। और न सिर्फ घटी चर्बी बल्कि चले पटा। चलो देखे लमन के अलावा उनका और क्या क्या कटा। कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो नारा कस के ईयरफोन ठोस लो। पर उससे स्टार्ट होती है और एक सुनसान जंगल के बीच में अपना झरना बहाती हुई हम कायरो को देख पाते हैं। दरअसल वो इस सुनसान जंगल में अकेली रहती है और दिन रात जंगल में रहने वाले काले नेवले के सपने देखती रहती है, जिस वजह से उसकी कच्ची में बिन मौसम बरसात होती रहती है। कायरो को लिखने का बहुत शौक होता है, पर उससे ज्यादा शौक उसे ठुकने का भी होता है। इस वजह से वो बस हवस की किताबें ही लिखा करती है। यहाँ पर हम उसके टीचर जोनाथन और विनी को देखते हैं। विनी कायरो को अपने साथ बाहर कुछ खाने के लिए ले जाती है। तभी जोनाथन की नजर कायरो की एक बुक पर पड़ती है जो पेलम पिलाई की रसियाई हुई कहानियों पर लिखी हुई थी। ये देखकर जोनाथन समझ जाता है कि कायरो की काली नाली अब पानी की सप्लाई मांग रही है। इससे जोनाथन का तापमान बढ़ जाता है और वो अपना थर्मामीटर ठंडा करने के लिए अपनी बीवी को गर्म करने लग जाता है। पर उसकी बीवी दिन रात बस काम में ही लगी रहती है, इस वजह से वो काम लगवाती ही नहीं, जिससे जोनाथन खोल के उसे अपना पिलाने लगता है। ड्रिंक्स का कलेक्शन पिलाने लगता है, जिससे उसकी बीवी भी गर्म हो जाती है। और फिर वो उसका थर्मामीटर हाथ में लेकर उसे लंबा करने लग जाती है। पर जैसे ही तापमान नापने के लिए उसका थर्मामीटर तैयार होता है, उसकी बीवी को एक बार फिर से काम से कॉल आ जाता है और वो अपने बाबू को खड़े लमंड में धोखा दे देती है। पिछली रात हिलाकर सोने की वजह से जोनाथन की गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई थी कि तभी वो अपने सामने कायरो को आते हुए देखता है और उसकी गुलाबी गुज्जे में तेल लगाने लगता है। इधर हम विनी को देखते हैं जो जोनाथन के फ्रेंड को गर्म करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल विनी की आदत थी कि वो लॉन्डो का खड़ा कर देती थी और फिर वो उनके मुंह पे सूस करके भाग जाती थी। मतलब एक तरह से उसे लॉन्डो का मौसम बिगाड़ने में बड़ा मजा आता था। और ये चीज कायरो भी देख रही होती है। शाम को विनी और कायरो जब कायरो के घर पर बैठे होते हैं, तभी कायरो विनी से कहती है कि मैं अपने प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत परेशान हूँ। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है जिसमें मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट लिखनी है। अब भाई साहब जेनजी जनरेशन है, तो इनका दिमाग भी इनकी चोमत की तरह गंदा, ढीला और छोटा होता है। विनी उसे गधे की गवर्नमेंट से निकला हुआ एक आइडिया निकाल के देती है और कहती है कि तुम एक काम करो, तुम जोनाथन का नुन्नू टाइट कर दो, जिसके बाद तुम अपनी पैंटी खोल के उसके नुन्नू की सवारी कर लेना और ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। कायरो की ये सुनकर चौंक लेने लगती है, पर विनी उसे किसी तरह से कन्विंस कर ही लेती है। रात में जोनाथन अपनी बीवी और अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर गया होता है, जहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि उसकी बीवी की टीवी को जोनाथन के एंटीना में अब कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इवन वो तो अब उसके फ्रेंड के काले रिमोट पर लट्टू होती है। इस वजह से वो उसके फ्रेंड के सामने ही जोनाथन के छोटे नुन्नू की बेइज्जती करने लग जाती है। जोनाथन अपनी बीवी के इस बिहेवियर से बहुत परेशान था और वहीं पर दूसरी तरफ अब कायरो उससे बहुत भाव देने लगी थी। इवन वो तो कभी कभी उसे अपनी गुलाबी गुफा के दर्शन भी करा देती थी, जिससे जोनाथन का भी अब टाइट होने लगा था और वो अक्सर उसके साथ स्कूल के बाद टाइम स्पेंड करता रहता था। तभी एक दिन जोनाथन उसे साथ कहीं घूमने चलने को ऑफर देता है, जिस पर कायरो मान जाती है। पर तभी उसकी बीवी का कॉल आ जाता है, जिसके खेतों का पानी ओवरफ्लो हो रहा था, तो वो उसे अपने खेतों पर मजदूरी करने के लिए बुला रही थी। ये सुनकर जोनाथन बहुत खुश हो जाता है और अपने हथौड़े को तैयार करके उसकी लीकेज मिटाने चल देता है। पर यहाँ पर एक बार फिर से उसकी बीवी को काम आ जाता है, इसलिए वो अपनी आधी ठुकी कंडीशन में ही काम करने लग जाती है, जिस वजह से जोनाथन के अरमान एक बार फिर से खड़े के खड़े ही रह जाते हैं। तभी उसे कायरो की याद आती है कि वो उसके साथ घूमने जाने वाला था, इसलिए वो उसके पास वापस चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कायरो ने एक बहुत ही पतली सी ड्रेस पहन रखी होती है और बारिश भी हो रही थी। जोनाथन के अनुमान तो वैसे भी खड़े हुए थे और कायरो की इच्छाएं भी लीक कर रही थी। इस वजह से इन दोनों के बीच खुले में ही चुम्मा चाटी स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन कायरो जोनाथन को अपनी लिखी हुई एक स्टोरी भेजती है, जिससे जोनाथन एक कोपचे में जाकर पढ़ने लग जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि मास्टर साहब है लंबे, लंबा है मास्टर साहब का डंडा, एक बार मुझे मिल जाए तो डाल के कर लूं खुद को ठंडा, ठंडा ठंड और मास्टर साहब का लमंड, तीनों को है बस इस बात का घमंड। घमंड की बात है ये कि तीनों देते हैं गर्मी, सख्त से सख्त जगह भी घुस कर ला देते हैं नरमी, नरम कर दो मेरी भी सुनसान खाई, बालम चला के बंदूक मचा दो तबाही, तबाही मचाओ ऐसी कि हो जाए चारों तरफ धुआं, फिर डाल के पानी ठंडा कर दो मेरा कुआं, बालम आ जाओ करीब अब सही न जाती जुदाई। इसके बाद की लाइन शायद मुझे बोलने
की जरूरत नहीं है, तुम तो मुझसे भी बरम हो, समझ गए होगे। उसकी इस कहानी को सुनकर जोनाथन के पॉकेट का रॉकेट टाइट हो जाता है और जोनाथन को ना चाहते हुए भी अपने पॉकेट के रॉकेट को अपने हाथों से ही लॉन्च करना पड़ जाता है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं जोनाथन के तो बिल्कुल हाव भाव भी बदल जाते हैं। वो कायरो को जिसे अभी तक दिल पे रख रहा था उसे अपने लमंड पे रखना स्टार्ट कर देता है, मतलब उससे भाव देना ही बंद कर देता है। कायरो जब उससे बार बार पूछती है कि आखिर उससे क्या हुआ, तो जोनाथन उसे बताता है कि उसकी स्टोरी कतई गधे के लमंड से लिखी हो, ना तो कहानी का हाथ है और ना ही कहानी की गामंड है। देख के ऐसा लग रहा हो कि एक हाथ से पेन पकड़ा गया है और दूसरे हाथ से अपनी नमकीन स्याही बहाई जा रही है और कहानी को लिख दिया गया है। ये सुनकर कायरो की झामटियां जल जाती है और वो उससे कहती है कि सुन बे लमंड के चोमदे, तेरे जैसे झामट के चिल्लरों को मैं अपनी चुमत के क्लिटरस पे रखती हूँ। इतना ज्ञान चुमतते हो, अब समझ में आ रहा है कि तुम्हें तुम्हारी बीवी देती क्यों नहीं। ये बोलकर कायरो वहां से निकल जाती है। इधर जोनाथन की फटी पड़ी थी और उसकी इस फटी कंडीशन को उसकी बीवी नोटिस कर लेती है, तो वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी गाउन में किसने डंडा दे दिया, वो भी इतना अंदर कि फटके हाथ में आ गई है। जिस पर जोनाथन कायरो की लिखी हुई स्टोरी के बारे में उसे बता देता है और भाई साहब स्टोरी सच में इतनी गर्म थी कि उसकी बीवी का नलका भी लीक करने लग जाता है और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो जोनाथन से उसकी टंकी खाली करने के लिए बोलती है। जोनाथन तो वैसे भी इतने दिनों से प्यासा बैठा था, वो तुरंत ही उसे चाटने पूछने लग जाता है, पर जैसे ही वो उसे पटक के पेल पाता कि इतने में ही जोनाथन का फ्रेंड वहां पर आ जाता है, जिससे एक बार फिर से जोनाथन के खड़े नुन पर किस्मत का ठंडा और गंदा पानी फिर जाता है। भाई साहब जोनाथन का नुनना हो गया कतई बैंक निफ्टी का ग्राफ हो गया। बस थोड़ा सा ही ऊपर जाता है कि इतने में ही किस्मत उसके लोमड़े लगा देती है और फिर नीचे आ जाता है। इधर पूरे स्कूल में कायरो और जोनाथन के बीच हुई ठुकाई की दास्तां वायरल हो जाती है और ये बात जोनाथन की वाइफ को भी पता चल जाती है। इसलिए वो भी लोहे का रॉड लेकर जोनाथन के पिछवाड़े में डंडा करने लगती है कि आखिर वो ये रासलीला कब से कर रहा है। पर जोनाथन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। अगले दिन जोनाथन और कायरो दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है और भाई साहब इतिहास गवाह है कि ऐसे मैटर में हमेशा लॉन्डो के ही पिछवाड़े में छाता डाल के खोल दिया जाता है। ठीक ऐसा ही जोनाथन के साथ होता है। कायरो को तो बेचारी प्याली बाबू बोल करके छोड़ दिया जाता है और जोनाथन के पिछवाड़े में 4 पटा चलते हैं और नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये बात जब जोनाथन की वाइफ को पता चलती है तो उसे शक होने लगता है कि अगर जोनाथन ने कायरो की ली ना होती तो स्कूल वाले उसे स्कूल से क्यों भगाते, इसलिए वो भी उसे डाइवोर्स देने का डिसीजन ले लेती है। इधर कायरो विनी के साथ बैठी होती है और अपनी इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रही होती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइफ की यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उसने एक लौंडे की गामंड ले ली, वो भी ऐसी ली कि उसकी लाइफ के चितड़े उड़ा दिए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु तुम्हें कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना।